नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 7वीं का व्याकरण का अध्याय 14 पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण जो बच्चों अवयव का ही भेद होता है। पहले हम अवयव के बारे में जानेंगे। देखिए चित्र में दिखाए गए हैं 3 चित्र हैं। विभा रोज़ स्कूल जाती है, राजू और रीता पढ़ते हैं, पंखे के नीचे अनुभव बैठा है। ऊपर के वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द रोज़ और के नीचे आदि ऐसे शब्द हैं जो सदा एक जैसे रहते हैं। इस शब्दों के लिए लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। जो कि बदलते नहीं हैं उसे हम अवयव कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अवयव के भेद देखते हैं बच्चों। अवयव के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आज हम अवयव का एक भेद जानेंगे, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि इसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है कि अनुभव तेज दौड़ता है, शोभित बाहर खड़ा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ये देखिए दौड़ने की विशेषता बताई गई है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? बाहर खड़ा है। कछुआ चलता है, लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। ये जो तीनों चित्र हैं, इसमें तीनों वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई गई है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को बच्चों क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति के ढंग का पता चलता है उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अचानक, जोर से। तो जैसे कि आपने चित्र में देखा था कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो वो कौन सा हुआ? मतलब कि क्रिया का भेद कौन सा हुआ? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो हम जब भी हमें इस वाक्य की पहचान करनी हो तो हम कैसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इसी प्रकार से दूसरा भेद जानते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण में कभी कभी, प्रतिदिन, जहाँ पे भी हमने क्रिया के समय का बोध होता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें कभी कभी, प्रतिदिन, सदैव, हमेशा, दिन भर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, कल्पना सदैव मुस्कुराती रहती है। ऊपर के वाक्य में प्रतिदिन, सदैव क्रिया के समय का बोध करा रहा है। ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखो इसकी पहचान कैसे है। इसमें हम प्रश्न करेंगे कब लगाकर। जैसे कि वह स्कूल जाती है, लेकिन कब जाती है? प्रतिदिन जाती है। कल्पना मुस्कुराती है, कब मुस्कुराती है? सदैव मुस्कुराती है। जब भी हम कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान या दिशा का बोध होता है उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, इधर उधर, दूर, पास, कहाँ। ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे कि मुकेश ऊपर बैठा है, वैभवी बाहर खेल रही है। अब देखिए हम अगर प्रश्न करेंगे कि मुकेश कहाँ बैठा है, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि ऊपर बैठा है। वैभवी कहाँ खेल रही है? बाहर खेल रही है। जब भी हम प्रश्न करते हैं कहाँ लगाकर, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। आगे चलते हैं इसके एक और भेद पे। आखिरी भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बस, ज़रा, इतना, कितना, कम, लगाकर, काफ़ी, थोड़ा सा, कुछ। ये लगाकर जब भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे उदाहरण है, मयंक कम बोलता है, अधिक खाना हानिकारक होता है। अब देखिए इसमें जैसे हम प्रश्न लगाएंगे कि मयंक कितना बोलता है, तो कम बोलता है। तो कितना खाना हानिकारक होता है? अधिक। तो जब भी हम कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। तो बच्चों आपने आज क्रिया विशेषण के बारे में जाना, क्रिया विशेषण के भेद के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।